हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन बॉडी ड्यू टू द अदर टू। सिचुएशन को अगर ड्रॉ करें, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड ए, इसके तीनों कॉर्नर्स पे मास m रखे हुए, तो किसी भी एक मास के ऊपर नेट फोर्स बताना। मान लेते हैं ए, बी और सी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव। तो अगर हम बी मास को कंसिडर करें, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, और क्योंकि दोनों मास बराबर है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसको मान लेते हैं F और इसको भी F। तो अगर हम B मास के ऊपर नेट फोर्स की बात करें, वो हो जाएगा इनका वेक्टर एडिशन। तो नेट फोर्स आ जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। ये एंगल है 60 डिग्री, cos 60 हो गया हाफ। तो यहाँ से नेट फोर्स आएगा √3f, और f की वैल्यू है gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो नेट फोर्स किसी भी एक पार्टिकल पे लग रहा है gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू √3 टाइम्स √3f फोर्स लग रहा है, और f है gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two stationary particles of masses m1 and m2 are d distance apart, or third particle lying on the line joining the particles experiences no resultant gravitational force. What is the distance of this particle from m1? तो ये क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फील्ड पे बेस्ड है। सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2, इनके बीच में डिस्टेंस है d। तो यहाँ पर किसी मान लेते हैं r डिस्टेंस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मास पे 0 हो रहा है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट मान लेते हैं p पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इन दोनों मासेस की वजह से 0 हो रही है। तो यहाँ पर p पॉइंट पे m1 की वजह से एक फील्ड होगी, इसको बोल देते हैं E1। ग्रेविटेशनल फील्ड को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और m2 की वजह से p पॉइंट पे एक फील्ड होगी E2। तो अगर नेट फोर्स 0 होना है p पॉइंट पे, E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। तो ये लिखेंगे g m1 बाय r स्क्वायर, और इसका यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस r, g m2 बाय d माइनस r स्क्वायर। नेट फील्ड p पॉइंट पे 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से m1 और m2 को एक तरफ लेके स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो m1 बाय m2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय d माइनस r। अब r वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। r टाइम्स स्क्वायर रूट m2 इज इक्वल टू d टाइम्स स्क्वायर रूट m1 माइनस r टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ m1। तो यहाँ से r क्या आ जाएगा, d स्क्वायर रूट m1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस स्क्वायर रूट m2। ये आंसर है इस प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास पार्टिकल ईच ऑफ mass 1 kg are placed along the x-axis at x is equal to 1, 2, 4, 8 and so on. Then gravitational force on a 3 kg placed at origin is। सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं x एक्सिस है, ये x0, ये x1, x2, x4 एंड सो ऑन। तो x इज इक्वल टू 0 पे एक 3 kg का पार्टिकल है,
x इज इक्वल टू 1 पे 1 kg, 2 पे 1 kg, ऐसे ही 4 पे 1 kg। तो ओरिजिन के ऊपर जो पार्टिकल है इसके ऊपर नेट फोर्स बताना। तो नेट फोर्स इसके ऊपर हर मास की वजह से होगा और सबकी डायरेक्शन सेम होगी, सबकी डायरेक्शन सेम होगी। तो नेट फोर्स हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एफ नेट ऑन पार्टिकल एट ओरिजिन, ये क्या हो जाएगा, g टाइम्स m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, 3g कॉमन लेते हैं, ये आएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या लिखते हैं, a/1 माइनस आर, जहाँ पर r आपका कॉमन रेशो, तो यहाँ पे कॉमन रेशो है 1/4, इसको इससे डिवाइड कर दें, कॉमन रेशो मिलेगा। और कॉमन रेशो जब 1 से कम होता है तो ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये कॉमन रेशो 1 से कम है, तो इनका सम कितना आएगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, मतलब 3/4। तो 3 और 3 कैंसिल, नेट फोर्स ओरिजिन के ऊपर आएगा 4g। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन बेस्ड है इनफाइनाइट मासेस के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 4 particles of masses m, 2m, 3m and 4m are kept in sequence at corners of a square of side A. The magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of square. तो इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर एक स्क्वायर है या कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है और इसके हर कॉर्नर के ऊपर सेम मास रखा है, तो सेंटर के ऊपर फील्ड आती है 0। मतलब सेंटर के ऊपर कोई भी चार्ज रखेंगे उसके ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा 0, सिमेट्री की वजह से। सेंटर के ऊपर कोई भी पार्टिकल रखें उसके ऊपर नेट फोर्स होगा 0। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या क्या है, मासेस डिफरेंट है, लेकिन हम उन मासेस में भी इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं m, ये 2m, ये 3m और ये 4m। तो इस 2m को मान लेते हैं कॉम्बिनेशन है m प्लस m का, ये 3m है कॉम्बिनेशन ऑफ 2m प्लस m, और ये कॉम्बिनेशन है 3m प्लस m। तो ये जो m और m है इनकी वजह से नेट फील्ड या नेट फोर्स सेंटर पे 0 होगा। तो इसका मतलब जो हमारी अब फिगर बनी है वो कुछ ऐसी है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पे है m, यहाँ पर है 3m और यहाँ पर है 2m। अब इस 3m को भी लिख सकते हैं m प्लस 2m। तो ये m और ये m ये भी अपोज करेंगे सेंटर पे, तो इनकी वजह से फोर्सेस कैंसिल। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, ये 2m और ये 2m। तो इसकी वजह से फोर्स कुछ ऐसे होगा अट्रैक्टिव, और इसकी वजह से भी ऐसे। दोनों का मैग्नीट्यूड होगा सेम, दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से डायरेक्टली एफ नेट सेंटर पे क्या लिख सकते हैं, √2f, और जहाँ पर f की वैल्यू है g, m1 m2, सेंटर के ऊपर मास रखा है m, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो सेंटर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस होगा a/√2, तो उसका स्क्वायर मतलब a²/4। तो नेट फोर्स आ गया 4√2 g m²/a²। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 particles each of mass m move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं।
किसी एक पार्टिकल की बात करते हैं, मान लेते हैं इसकी स्पीड v है और ये डिस्टेंस r है और ये भी r है। तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो है g m² डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4r², और ये किसके बराबर है, mv² बाय r। r से r कैंसिल कर देंगे, एक m से एक m कैंसिल, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड यहाँ पर कितनी आ गई, √of gm बाय 4r। ये सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए। इस क्वेश्चन में दिया 2 solid spheres of same size of certain metal are placed in contact with each other. Prove that gravitational force acting between them is directly proportional to the fourth power of the radius. तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो पॉइंट मासेस के लिए, लेकिन अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी है और आउटसाइड पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालनी है तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ। तो इन मासेस को हम उनके सेंटर पे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी न्यूटन्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 2r, तो यहाँ पे दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है gm² बाय 4r²। अब स्फेरिकल मास है तो इसका मास लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस m की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, g/4r² ρ² इंटू 16/9 π² r⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स आएगा ρ² g π² इंटू 4/9 r⁻⁴। तो बाकी सब फैक्टर्स ही हैं कांस्टेंट, तो फोर्स प्रोपोर्शनल r⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन, two solid spherical planets of equal radii are having masses 4m and 9m. Their centers are separated by a distance 6r. A projectile of mass m is sent from the planet of mass 4m towards the heavier planet. What is the distance r of the point from the center of lighter planet where the gravitational force on the projectile is 0? तो इस केस में भी जो स्फेरिकल प्लैनेट्स हैं इनके बाहर वाले पॉइंट पे बात करनी, तो यहाँ पे भी हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों स्फेरिकल प्लैनेट्स मान लेते हैं 4m, ये 9m, दोनों के सेंटर्स के बीच में सेपरेशन है 6r, और मान लेते हैं किसी p पॉइंट पे नेट फोर्स 0 हो रहा है। अब यहाँ पर भी इस पूरे मास को इसके सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं और इस पूरे मास को भी इसके सेंटर पे। तो अगर ये डिस्टेंस r है तो ये हो जाएगा 6r - r। तो नेट फोर्स इधर या नेट फील्ड इधर 0, तो ये फील्ड 4m की वजह से और ये फील्ड है 9m की वजह से। नेट फील्ड 0 कर देते हैं इस p पॉइंट पे, तो g इंटू 4m डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल टू g इंटू 9m डिवाइडेड बाय 6r - r होल स्क्वायर। m से m कैंसिल कर देंगे, g से g कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर ले लें तो 2/3 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 6r माइनस स्मॉल r। ये हो जाएगा 12r इज इक्वल टू 5r। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, 12/5, 2.4 टाइम्स कैपिटल R। तो इतने डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से इतने डिस्टेंस पे नेट फोर्स या नेट फील्ड 0 होगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज g। फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी एट अ हाइट 32 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू है काफ़ी कम है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, g' इज इक्वल टू g 1 - 2h/r। ध्यान रखिए ये फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड होता है। अगर h की वैल्यू अराउंड 300 किलोमीटर इसके आसपास होती है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
नहीं तो हमें जनरल फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 32 किलोमीटर है, इसको यूज़ कर सकते हैं। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2 इंटू 32 64 डिवाइडेड बाई 6400। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 बाई 100, यह आएगा 99 बाई 100। तो उस जगह पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 0.99 जी। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट एट विच वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स 1/16 ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस इज। तो अर्थ सरफेस से कितनी हाइट के ऊपर उसका वेट 1/16 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जनरल प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा। मान लेते हैं अर्थ सरफेस है, यहाँ से h हाइट ऊपर, अर्थ का रेडियस r। तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं फील्ड है जी डैश। जी डैश क्या लिख सकते हैं, जी, क्योंकि ये पॉइंट आउटसाइड है तो पूरे मास को सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, जी एम बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। ऊपर और नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जी एम बाय आर स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। तो जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच स्क्वायर, ये जी डैश है। हमें जी डैश चाहिए 1/16 ऑफ जी। तो जी और जी यहाँ से कैंसिल करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 1/4 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। यहाँ से हमारे को क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू 3 टाइम्स r। तो ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज्ड बाय 1%। तो डेप्थ d के साथ जो फॉर्मूला होता है वेरिएशन ऑफ g का, उसमें कोई भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं हो सकती, कोई भी अप्रॉक्सीमेशन उधर यूज़ नहीं होती। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज डिक्रीज्ड बाय 1%। तो इसका मतलब रिमेनिंग कितनी होगी, 99 जी बाय 100। जी को 100 से, जी को 1% से डिक्रीज़ किया तो कितना बच गया, 99 जी बाय 100। ये है जी 1 माइनस डी बाई आर। जी से जी कैंसिल कर देंगे, तो इसको अगर आप उधर ले जाओ तो 99 बाई 100 उधर आ जाएगा। तो 1 माइनस 99 बाई 100, 1/100 इज इक्वल टू डी बाई आर। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाय 100। आर को यूज़ कर सकते हैं 6400 किलोमीटर, तो डी आ जाएगा आपका 64 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2017, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर above the earth is same as at a depth d below the surface of earth। तो हमें d बताना कितना होगा। अब यहाँ पे h काफ़ी कम लिया हुआ है तो हम अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। g डैश इज इक्वल टू g, ये तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन एट हाइट h 2h बाई आर, और ये किसके बराबर करनी है, ड्यू टू डेप्थ d बिलो। तो g 1 माइनस डी बाई आर, यहाँ से g और g कैंसिल कर सकते हैं, 1 और 1 भी कैंसिल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से d इज इक्वल टू 2 टाइम्स h, तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर्स। h की वैल्यू 1 किलोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो के लिए। इसमें है वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी of the earth for which effective acceleration due to gravity at the equator shall be 0। तो हमें पता है g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेटर के लिए थीटा कितना होगा, 0। तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस 0 हो गया 1, और g डैश हमें कितना करना है, 0 करना है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी बाय आर। जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं और आर है 6400 किलोमीटर्स, तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से ये 1 0 कैंसिल, ये 10 की पावर 4, स्क्वायर रूट से बाहर 100 बचेगा और 1/64 का 8 बचेगा। 1/8 होता है 0.125, तो 10 की पावर -2 आ रहा है, तो ओमेगा यहाँ से आएगा 1.25 इंटू 10 पावर -3 रेडियन पर सेकेंड। अगर इतने एंगुलर स्पीड से अर्थ घूमे तो इक्वेटर पे वेटलेसनेस हो जाए या ग्रेविटी इफेक्टिव वहाँ पे क्या हो जाएगी, 0।